हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं प्रियंका। स्टडी 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो कि एनवायरनमेंट से हम ले रहे हैं और ये हमारा ऑनगोइंग पार्ट है। और ये जो एनवायरनमेंट के हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा ऑनगोइंग पार्ट है। ये 4th लेक्चर है आज का। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स में इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया है। जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि उनके जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर होते जाएं और आगे जो भी मैं आपको करवाती जा रही हूँ वो सब कुछ आपके लिए बेनिफिशियल हो। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो मैंने सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है, ये उन सभी ऑडियंस के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पूछा जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें, मोस्टली वैसे तो हम अब लाइव सेशंस ही लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं एनवायरनमेंट के सेशंस लेती हूँ। इसके अलावा हमारे इस चैनल के ऊपर आपको साइकोलॉजी, जीके और इंग्लिश के लाइव सेशंस करवाए जाते हैं। डेली बेसिस के ऊपर आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको हमारी हर नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि मोस्टली हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ ही डील करते हैं। ये तो बात हो गई कुछ इन्फॉर्मेशन की। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम बात करेंगे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बताया गया है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है। इसमें ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों को बनाती है या कोई संचालित करती है। इस क्वेश्चन की ये डिमांड है नहीं। जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें नहीं दिया हो तो उसको पहले ही हाईलाइट कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन को रॉन्ग करने की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें हमसे नहीं पूछा हो या फिर इनकरेक्ट पूछा हो या नोट दिया गया हो, इनमें हमें कंफ्यूजन होती है। तो अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। पहला है खाद्य श्रृंखला, जिसे हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। सेकंड है ऊर्जा का प्रवाह, जिसका मतलब है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होनी। कैसे होती है? सन के थ्रू। सन से लाइट को प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? हम भी प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, जिसके थ्रू एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे बताया गया है उष्णता, जिसका मतलब होता है हीट। आगे बात करें मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। अब आप अपना आंसर बता सकते हैं। जिन्हें आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं। मैं क्वेश्चन को दोबारा से डीकोड करती हूँ। इसमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि नीचे जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। मतलब कि जो हमारे नेचर के नियम बनाए गए हैं, इकोलॉजी के नियम हैं, वो कौन उसकी फॉर्मेशन के लिए नहीं है। तो जैसे कि हमने ऑप्शंस में देखा, पहला था खाद्य श्रृंखला, मतलब कि फूड चेन, ये तो देखने को मिलती है हमारे इकोसिस्टम में। वैसे ही सेकंड की बात करें, ऊर्जा का प्रवाह, मतलब कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी होती है। तीसरे ऑप्शन में बताया है उष्णता, जिसका मतलब होता है हीट, ये भी बिल्कुल देखने को मिलती है, जो कि होती है सन के थ्रू। आगे बात करें फोर्थ ऑप्शन की, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र नहीं देखने को मिलता है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताया गया है, वनों को काटने का परिणाम होता है, हम जब फॉरेस्ट को कट करते हैं, एज अ रिजल्ट हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, या फिर वर्षा और नमी में वृद्धि, या फिर उष्णता में कमी, या उपरोक्त सभी। आप अपना आंसर बता सकते हैं कि फॉरेस्ट को कट करने से क्या हो सकता है।
पहले तो हम इसी के बारे में बात करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक और कंसेप्ट बताऊंगी जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होगा। अब देखिए ऑप्शंस तो मैंने आपको डी कोड कर दिए हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, मतलब कि अगर फॉरेस्ट को कट करेंगे तो वहाँ पे बाढ़ आएगी और मिट्टी जो है उसका जो लेवल है, उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, वो कम होती है। ऐसा क्यों? जैसे कि देखिए हम सभी को पता है जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है। जो हमारी प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो रूट्स होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है कि वो सॉइल से वाटर को ले। और दूसरी अगर बात करें तो ये जो जड़ें होती हैं, ये जो रूट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, मतलब कि उनकी इंकरेजमेंट होती है सॉइल और रूट्स के बीच में काफ़ी हाई बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बाढ़ हो रही है, अनियंत्रित बाढ़, मतलब कि अनकंट्रोल ये जो फ्लड्स आ रहे हैं, ये किसकी वजह से होंगे, ये इसी की वजह से होंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों को कट करना, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना। और अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रूट्स थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो रूट्स थी अगर वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो जो सॉइल है, सॉइल कैसे बची रहेगी, नहीं बचेगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते थे, रूट्स के थ्रू सॉइल को पकड़ के रखते थे। लेकिन अगर रूट्स ही नहीं होगी प्लांट्स की, मतलब कि अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कैसे सॉइल बचेगी। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब देखिए ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। इसके अलावा एक और कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आता है। इस क्वेश्चन में ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। उसे बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों को कट करना। इसके ऑपोजिट ये भी पूछा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, वो होता है एफोरेस्टेशन। आई होप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। और आप सभी को बता दूं जितना इजी क्वेश्चन है ये उतनी ही बार रिपीट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है डिफरेंट एग्जाम में। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से ये क्वेश्चन लिया जाता है। दोबारा से क्वेश्चन को डिकोड करती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शंस हम देख सकते हैं 21 मार्च को, सेकंड ऑप्शन है 23 दिसंबर, देन नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करें 26 जनवरी या 5 जून। जिन कैंडिडेट्स ने भी फोर्थ ऑप्शन को चूज किया है ये राइट ऑप्शन है। यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से जानते हैं, वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हमारे इंडिया के अंदर ये जो फॉरेस्ट अनुसंधान है ये कहाँ पे है, कहाँ पे इसकी इंस्टीट्यूट है। देहरादून में, कोलकाता में, भोपाल में, लखनऊ में। आप अपना आंसर बता सकते हैं। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं देहरादून, कोलकाता, भोपाल या लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट लगाया है वही इसका राइट ऑप्शन है कि देहरादून में हमारे इंडिया के अंदर ये जो फॉरेस्ट का अनुसंधान संस्थान लोकेटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। आई होप ये जो लाइव सेशंस हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल हों, जिसमें कि हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बताया गया है वन रोपण प्रक्रिया है। अब ये जो वन रोपण प्रक्रिया है ये क्या है, इससे रिलेटेड अभी मैंने आपको इसका फिनोमिना बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जिसमें हमने बात की थी सॉइल इरोजन के बारे में। ऑप्शंस दिए गए हैं वन साफ करने की, पेड़ काटने की, ज़्यादा पेड़ लगाने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की।
इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। इंग्लिश में जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था उसको हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, वनरोपण ही बोलेंगे। ऑब्वियस ही बात है, जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन लगाया है वही इसका राइट ऑप्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन या फिर वनरोपण। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं अर्जेंटीना, भारत, नेपाल या चीन। आप अपना आंसर बता सकते हैं। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं अर्जेंटीना, भारत, नेपाल, चीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट लगाया है उनका राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बताया गया है प्रथम जल सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। कौन से ईयर में सबसे पहले जल सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ऑप्शंस हम देख सकते हैं 1980 में, 1977 में, 1990 में या 1997 में। तो आपने अपना आंसर बता दिया है। अब मैं बताती हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन 1977। 1977 में प्रथम जल सम्मेलन आयोजित किया था, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे किया गया था, कौन से स्टेट में किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में या दिल्ली में। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, तब तक आप अपना आंसर बता सकते हैं। जिनको आता है वो बता सकते हैं, जिन्हें नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगी थोड़ी देर में। इस क्वेश्चन में ये बताया गया था 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया था। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं 2002 में, 2012 में, 2010 में या 2005 में। ये जो डाटा वाले क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसमें हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। इसमें बताया गया है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द 2005। 2005 में ये जो जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे लेक्चर के बाद कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वर्क करूँगी। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। कौन से ईयर में किया गया था, 1985 में, 1972 में, 1982 में या 1962 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप बता सकते हैं। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो ये किया गया था 1985 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बताया गया है 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कौन सी कंट्री में हुआ था, ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं टोक्यो में, जिनेवा में, स्टॉकहोम में या रियो डी जेनेरो में। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आप बता सकते हैं। 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम ये जो हमारी कंट्री है यहाँ पे 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन स्टॉकहोम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शंस दिए गए हैं 1972 में,
1982 में, 1985 में या 1975 में? आई रिपीट द क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1972, 1982, 1985 या फिर 1975। जिन्होंने भी इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन लगाया है वही इसका राइट ऑप्शन है 1975। 1975 में ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ये जो डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। इन्हें लर्न करने का यही ट्रिक होता है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद इनको एक बार देख लें, जिससे कि ये हमारे माइंड में बैठ जाएं, क्योंकि ये जो डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। इनको हम पर्टिकुलर टाइम में लर्न नहीं कर सकते हैं। इन्हें अगर हम बार बार देखते रहें तब हम इनको काफ़ी ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो था फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द 1975। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बताया गया है, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? हमारे इंडिया के अंदर पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी? ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी हैं। आप अपना आंसर बता सकते हैं। मैं ऑप्शंस को डी कोड कर देती हूँ। देहरादून में 1980 में, या फिर अहमदाबाद 1984 में, या फिर थर्ड ऑप्शन में जो हमें बताया गया है बेंगलोर 1988 में। लास्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे बताया गया है मुंबई 1992 में। आपने अपना आंसर देख लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि भारत के अंदर पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, देहरादून में 1980 में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बेंगलोर भी हो सकता है, नहीं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भारत में पर्यावरणीय शिक्षा, इसकी जो शिक्षा केंद्र है, स्थापना इसकी कहाँ हुई थी और कब हुई थी, तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द देहरादून 1980 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे इंडिया के अंदर ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है ये कौन सी जगह पे स्थित है, कौन सी जगह पे लोकेटेड है? ऑप्शंस हम देख सकते हैं। आप अपना आंसर साथ साथ बता सकते हैं। अहमदाबाद, सेकंड ऑप्शन में बताया गया है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन में बताया गया है न्यू दिल्ली या चेन्नई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड मुख्यालय चेन्नई में स्थापित है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बताया गया है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ये जो मूवमेंट है चिपको आंदोलन की, ये किसके विरुद्ध लगाई थी? ऑप्शंस हम देख सकते हैं, जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के या उपरोक्त सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है डिफरेंट एग्जाम में। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो चिपको आंदोलन मूवमेंट है ये किसके विरुद्ध चलाई गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, आप सभी ने सही बताया है कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, वन कटाई के। मतलब कि जो हमारे पेड़ों को कट किया जाता है उनको बचाने के लिए उसके विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया था। ये जो मूवमेंट है चिपको मूवमेंट ये स्टार्ट की थी। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताया गया है निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें स्टेट का नाम पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हम देख सकते हैं कौन सा है, उत्तर प्रदेश द्वारा या मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा कि अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी हिमाचल प्रदेश द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए या आपकी कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।